हाय एवरीवन। आज से हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में देखते हैं इसका पूरे सब्जेक्ट का लेआउट एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और भी जितने जेई एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। इस 10 चैप्टर को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। पहला चैप्टर है जनरल कंसिडरेशंस। जनरल कंसिडरेशंस के अंतर्गत आता है कि क्या एडवांटेजेज है स्टील का, क्या डिसएडवांटेजेज है स्टील का, क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में डील करेंगे जनरल कंसिडरेशन में। चैप्टर नंबर 2 है सिंपल कनेक्शन, जिसमें रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन आता है। चैप्टर नंबर 3 सिंपल कनेक्शन का ही भाग है, लेकिन इसको अलग से देखेंगे, जो कि है वेल्डेड कनेक्शन। चैप्टर नंबर 4 है टेंशन मेंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इसमें लगा लीजिए। चैप्टर नंबर 5 है कंप्रेशन मेंबर, इसमें भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। बीम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी देख लेंगे। गेंट्री गडर, प्लेट गडर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इसको भी डबल स्टार लगा लीजिए। और प्लास्टिक एनालिसिस, इसको भी डबल स्टार लगा लीजिए। और इस दोनों को भी आप डबल स्टार लगा के चले और इसको सिंगल स्टार लगा के चले। तो ये है कि एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या वेटेज है, क्या क्या पूछेगा, इस पूरे का पूरा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लेआउट। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से जनरल कंसिडरेशन से क्या क्या जनरल कंसिडरेशन में आता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जनरल कंसिडरेशन। जनरल कंसिडरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस है और कुछ कोड है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा कोड है वो है आईएस हैंडबुक नंबर 1। आईएस हैंडबुक नंबर 1 इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, हम जो स्टील यूज करते हैं उस स्टील का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। और कोड नंबर 2 में है आईएस 875 1987। आईएस 875 1987। इसमें है वेरियस टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, डिज़ाइन लोड के बारे में, डिज़ाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। नंबर मेरा तीसरा जो है वो है आईएस 800 1984। ये है यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, स्टील का क्या क्या यूज है, जो कि ये मॉडिफाई किया गया है। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद में भी जितना भी प्रॉपर्टीज है लगभग लगभग ये आईएस 800 1984 को ही अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो आगे से देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है। एडवांटेजेस एकदम लोअर लेवल से लेके चले हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टील। स्टील का जो सबसे पहला एडवांटेजेज है वो है कि हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। ये हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट देता है, पर यूनिट वेट। नंबर दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है इसको आसानी से हैंडल और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये लाइट होता है, कंक्रीट काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट का डिज़ाइन, जो कि कंक्रीट के कंपैरिजन में अगर स्टील को हम देखें तो ये काफ़ी लाइट होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इट कैन बी कन्वेनियंटली हैंडल्ड and transported
तो ये उसका दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तो इसका लाइफ स्पान जो है काफ़ी लॉन्ग है, लॉन्ग लाइफ स्पान, अगर बात करें कंक्रीट स्ट्रक्चर से, आरसीसी स्ट्रक्चर से। नंबर चौथा, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो समय के साथ चेंज नहीं करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, properties of steel do not changes with respect to टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता है। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा स्टील का, या इसका जो डक्टिलिटी होगा वो समय के साथ लगभग उतना ही रहता है, काफ़ी इसमें चेंजेस नहीं आता है। जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ घटने लगता है समय के साथ साथ। और इसका पांचवा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें सडन फेल्योर नहीं होता है। ये फेल्योर के पहले एक अच्छा खासा समय देता है और इंडिकेट भी करता है कि अब ये फेल होने वाला है। तो लार्ज डिफ्लेक्शन देता है बिफोर द फेल्योर, लार्ज डिफ्लेक्शन बिफोर द फेल्योर। फेल्योर के पहले ये अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दे देता है और यूजर को समय मिल जाता है उस डिफ्लेक्शन को देख के कि अब ये स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, और या तो उसको रिप्लेस करे या उसमें कुछ वैसा मैकेनिज्म करे कि उसको फिर से सेव किया जा सके। तो ये इसका पांचवा एडवांटेज था। छठा क्या हो सकता है कि इसमें एडिशन और अल्टरनेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट को हमें चेंज करना है, कोई स्टील स्ट्रक्चर है और ये स्टील स्ट्रक्चर का मान लेते हैं कि कॉलम है, इस पे लोड आ रहा था कुछ पी अमाउंट का। अब ये पी अमाउंट को लोड को कैरी नहीं कर सकता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं या तो इसी में और कुछ बिल्टअप सेक्शन लगा के इसको इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो छठा इसका यही है कि एडिशन एंड अल्टरनेशन कैन बी मेड इजीली, जबकि कि आरसीसी स्ट्रक्चर में हम ये नहीं कर सकते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर को या तो उसको फिर से ही रिप्लेस करना पड़ेगा डिसमेंटल करके। तो ये इसका एडवांटेज है कि एडिशन और अल्टरनेशन इसमें इजीली हम लोग कर सकते हैं। नंबर 7 है, इसको काफ़ी फास्ट इरेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी खड़ा कर सकते हैं कंपेयर टू द आरसीसी स्ट्रक्चर, तुरंत बना सकते हैं। मतलब कि ये इट कैन बी erected at faster rate, और इसका लास्ट जो एडवांटेज है वो है स्कार्प वैल्यू इसका सबसे ज़्यादा होता है। स्कार्प वैल्यू इज हाई, इसका स्कार्प वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे सीमेंट हो, ब्रिक हो, कंक्रीट हो, सब में इसका स्कार्प वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आता है बात स्कार्प वैल्यू क्या होता है। तो स्कार्प वैल्यू वो वैल्यू होता है जब कोई स्ट्रक्चर अपने लाइफ स्पान को पूरा कर लेता है। मानते हैं कि ये कोई स्ट्रक्चर है, उसका लाइफ स्पान 75 ईयर्स था, अब ये अपना लाइफ स्पान पूरा कर लिया 75 साल के बाद। अब तो उसके बाद ये जो इसको डिसमेंटल करके बेचने पे जो कॉस्ट मिलेगा हमको, उसको कहेंगे स्कार्प वैल्यू। तो स्टील का स्कार्प वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर यही इसी के जगह स्टील के जगह आरसीसी की अगर बात करें तो इसका स्कार्प वैल्यू काफ़ी ज़ीरो है, जब लगभग ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि इसका रीयूज़ कुछ है ही नहीं। लेकिन स्टील का रीयूज़ कर सकते हैं हम, तो इसीलिए इसका स्कार्प वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि स्टील स्ट्रक्चर का क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील।
इसका मेजर पहला जो डिसएडवांटेज है कि अगर स्टील स्ट्रक्चर एक्सपोजर कंडीशन में आता है तो उसमें कोरोजन होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब कोरोजन होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली पेंटिंग करना पड़ेगा, और जब हम पेंटिंग करेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हाई हो जाएगा। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू कोरोजन, subjected to exposed condition are subjected to corrosion। अगर एक्सपोज्ड कंडीशन में है तो उसमें कोरोजन की संभावना बढ़ जाती है, और जब कोरोजन की संभावना बढ़ गई तो इसमें फ्रीक्वेंटली पेंट करना पड़ेगा, और इसीलिए इसका कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हाई हो जाता है। और इसमें इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है इसको फायर प्रूफ बनाना पड़ता है। इट नीड टू बी फायर प्रूफ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि which increases the cost और इसके कारण कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इंक्रीज कर जाता है। अब ये फायर प्रूफ ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे फायर प्रूफ ट्रीटमेंट कहते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर में आग जो है वो पकड़ लेता है, लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलने लगता है। तो अगर मानते हैं बाय चांस कि अगर स्ट्रक्चर में आग लग गया तो ये पिघलने लगता है, तो इसीलिए इसमें फायर प्रूफ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। और अगर आरसीसी की बात करें तो ये एक फायर प्रूफ ही लगभग है, इसमें कोई फायर प्रूफिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्टील का क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकता है। तो यहाँ से बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्टील का क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। नंबर फर्स्ट, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस इसको डिनोट करते हैं Fy से। ये होता है 220 से 540 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच। नंबर दूसरा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल, अभी हम इस दोनों के बारे में बात करेंगे जब माइल्ड स्टील कर्व पढ़ेंगे, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ये होता है 1.2 इंटू Fy, मतलब 20% ज़्यादा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से। 1.2 Fy, 0.2 मतलब 20% ग्रेटर। नंबर 3, परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन इसमें कितना हो सकता है, तो इसमें 20 हो सकता है, 20%। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको डिनोट करते हैं E से, और ये होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पांचवा इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस इसको डिनोट करते हैं G से, और ये होता है 0.4 टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका 4.4 टाइम्स। तो अगर इसको 0.4 और E का वैल्यू यहाँ रखते हैं 2 × 10⁵, तो ये मेरा निकल के आता है 0.8, 4 दूनी 8, 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका छठा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो को डिनोट करते हैं म्यू से। अब पॉइसन्स रेशियो दो प्रकार का होता है, एक होता है इलास्टिक रेंज में और दूसरा होता है प्लास्टिक रेंज में।
अब यहाँ इलास्टिक और प्लास्टिक रेंज आपको समझाते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो इलास्टिक रेंज में पॉइसंस रेशियो होता है 0.3 और प्लास्टिक रेंज में पॉइसंस रेशियो होता है 0.5। ये पॉइसंस रेशियो जो है, ये पॉइसंस रेशियो म्यू बराबर जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के इक्वल होता है। और ये इलास्टिक रेंज जो वैसा रेंज जिसमें कि कोई मटेरियल पे अगर लोड लगाए, कोई स्टील स्पेसिफिकेशन पे लोड लगाए और अगर इस रेंज तक लोड लगाएंगे तो वो अपना लेंथ जो है रिकवर कर लेता है, तो उस रेंज को कहते हैं इलास्टिक रेंज। और प्लास्टिक रेंज अगर इलास्टिक पॉइंट से ज़्यादा उसमें लोड लग गया, मानते हैं ये अगर इलास्टिक पॉइंट है तो इससे अगर ज़्यादा लोड लगा देंगे तो ये फिर से इलास्टिक रेंज में वापस नहीं लौटता है, मतलब वो अपना ओरिजिनल लेंथ ऑब्टेन नहीं करता है, तो उसको कहते हैं उसको प्लास्टिक रेंज। तो ये है पॉइसंस रेशियो इलास्टिक रेंज में 0.3 और प्लास्टिक रेंज में 0.5। अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो बात कर लिए हैं, अब बात करते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं रो से, ये होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसका 8वां मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसका, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, जो कि इक्वल होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब स्टील जो होता है वो आयरन और कार्बन और भी अदर मटेरियल्स का मिक्सचर, एक कह सकते हैं एलॉय है। तो कार्बन कंटेंट का स्टील के प्रॉपर्टीज पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से नोट एक पॉइंट है, नोट करने वाली पॉइंट है कि कार्बन हैज़ द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, कार्बन हैज़ द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस on the mechanical properties of steel, on the mechanical properties of steel। कार्बन का जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ से एक और नोट पॉइंट है, यदि कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं, कार्बन कंटेंट यदि इंक्रीज करते हैं, यदि कार्बन कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ हो सकता है। अब ये दो चीज़ क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, और डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी ये डिक्रीज करेगा। तो विद द इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन स्टील का जो है डक्टिलिटी ये घटेगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, स्ट्रेंथ बढ़ता है और डक्टिलिटी घटता है विद द इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज। और एक छोटा सा पॉइंट है, ये इफ कार्बन कंटेंट इज नंबर ए लेस देन 2%, यदि कार्बन कंटेंट 2% से कम है तो इस स्टील को कहते हैं कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। और यही यदि कार्बन कंटेंट 2% से ज़्यादा है तो इस स्टील को कहते हैं कास्ट स्टील। यदि 2% से कम है तो उसको कहेंगे कार्बन स्टील, और 2% से ज़्यादा है तो उसको कहेंगे कास्ट स्टील। अब देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
यहाँ से हम लोग देखते हैं। और ये SSC JEE 2015 में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। SSC JEE 2010 में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। SSC JEE का जो कन्वेंशनल पेपर होता है, पेपर 2, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखते हैं और यहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये कर्व कुछ इस प्रकार से आता है और ये मेरा y एक्सिस हो गया। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ तक लीनियरली फॉलो करेगा और इसके बाद ये कर्व होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाके ये फेल करेगा। इसका नेमिंग कर लेते हैं। ओ, ये यहाँ तक जहाँ तक स्ट्रेट लाइन है वो है A, और ये जहाँ से शुरू होता है इसको कहते हैं B, और ये अपर यील्ड पॉइंट C डैश, और इसका नाम C है, ये D है, ये E है और ये F फ्रैक्चर पॉइंट है। और इस एक्सिस पे लेते हैं स्ट्रेन और इस एक्सिस पे लेते हैं y एक्सिस पे स्ट्रेस। तो इसमें बारी बारी से देखते हैं कि सभी पॉइंट को क्या क्या कहते हैं। पॉइंट ए को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट ए को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, LITY, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इसको काफ़ी ध्यान से देखिए, क्या है कि कई बार एग्जाम में ये डायग्राम दे देता है और बोलता है कि बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। सी डैश अपर यील्ड पॉइंट, सी डैश अपर यील्ड पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और सी डिनोट कर रहा है ये सी लोअर यील्ड पॉइंट, डी डिनोट कर रहा है स्ट्रेन हार्डनिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है तो स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट्स। ई डिनोट कर रहा है अल्टीमेट पॉइंट को, या इसको कह सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहीं पर होता है, अल्टीमेट। एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्चर पॉइंट, F represents the fracture point। अब देखते हैं रेंज, देखते हैं फ्रॉम O to A। 1 मिनट, यहाँ से बात करेंगे। O to A, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रीजन, स्ट्रेट लाइन जो कि है प्रोपोर्शनल रीजन, और इसी रीजन तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है। ओ भी है इलास्टिक रीजन, मतलब अगर इस रीजन तक लोड बढ़ाएंगे तो मटेरियल, लोड हटाने पर मटेरियल पुनः अपने इनिशियल लेंथ को ऑब्टेन कर लेगा। और ये BC पोर्शन को, फ्रॉम B, C डैश और C तक, इस पोर्शन को कहते हैं इलास्टोप्लास्टिक रीजन। तो फ्रॉम B to C
प्लास्टिक रीजन, मतलब मटेरियल दोनों प्रॉपर्टीज रहता है इस रेंज में मटेरियल में, इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी और प्लास्टिक प्रॉपर्टीज भी। और CD जो है, जो हॉरिजॉन्टल ये दिखाया गया है CD, ये है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। और D है स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और फ्रॉम E to F नेकिंग रीजन, मतलब नेकिंग होने लगता है, पतला होने लगता है माइल्ड स्टील, नेकिंग। और ये रीजन आ गया नेकिंग रीजन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका नेमिंग, प्रत्येक पॉइंट को क्या कहते हैं और इस रेंज को क्या कहते हैं, फ्रॉम O to A, B to C, C to D, D to E और E to F। अब जो इसमें देखते हैं लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट कब कब दिखता है। तो लोअर यील्ड पॉइंट दिखेगा जब रेट ऑफ लोडिंग स्लो रहेगा। तो यहाँ से लोअर यील्ड पॉइंट दिखेगा, लोअर यील्ड पॉइंट appears when rate of loading कैसा रहेगा, स्लो रहेगा। और अपर यील्ड पॉइंट appears when the rate of loading is high, जब अपर यील्ड पॉइंट तब दिखेगा जब रेट ऑफ लोडिंग हाई रहेगा। अब इसमें बात करते हैं कुछ स्ट्रेस के बारे में, इसके करस्पॉन्डिंग। तो स्ट्रेस की अगर बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा E के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा ये आएगा अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा U, और ये C के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा यील्ड स्ट्रेस सिग्मा Y। और इस E के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा एप्सिलॉन U अल्टीमेट स्ट्रेन। और F के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगा उसको कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेन। और C के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आएगा उसको कहते हैं एप्सिलॉन Y, मतलब यील्ड स्ट्रेन। और इसमें एक पॉइंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ देता है कि यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना होता है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे स्ट्रेन एट यील्ड स्ट्रेस, स्ट्रेन एट यील्ड स्ट्रेस इज अबाउट 0.0012, और इसको परसेंटेज में अगर कहें तो 0.12%। यील्ड स्ट्रेस पे जो स्ट्रेन होता है वो लगभग 0.0012 के इक्वल होता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ से दो प्रकार का स्ट्रेन डेवलप करेगा, एक प्लास्टिक स्ट्रेन होगा और एक इलास्टिक स्ट्रेन होगा। ओके, स्ट्रेन विच अकर्स बिफोर द यील्ड पॉइंट, जो यील्ड पॉइंट से पहले डेवलप करेगा उसको कहते हैं इलास्टिक स्ट्रेन, और जो यील्ड स्ट्रेन के बाद डेवलप करेगा उसको कहते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन। और ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन, ये इक्वल टू होता है 10 to 15 टाइम्स द इलास्टिक स्ट्रेन। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। प्लास्टिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू 10 to 15 टाइम्स द इलास्टिक स्ट्रेन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रोल्ड स्टील सेक्शंस के बारे में कि स्टील स्ट्रक्चर में किस किस सेक्शन का हम यूज करेंगे।
तो यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शंस। टोटल इसमें 10 सेक्शन है, एक एक की बात करते हैं। रोल्ड स्टील आई सेक्शन, रोल्ड स्टील आई सेक्शन। दूसरा है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। तीसरा है रोल्ड स्टील टी सेक्शन। तो एक एक इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं क्या क्या नाम है। चौथा है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। पांचवा है रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन, मतलब हॉलो सेक्शन, रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन। छठा है रोल्ड स्टील बार्स, रोल्ड स्टील बार्स। सातवां है रोल्ड स्टील फ्लैट्स। आठवां इसमें आता है रोल्ड स्टील प्लेट्स, रोल्ड स्टील प्लेट्स। और नवा जो आता है वो है रोल्ड स्टील सेल्स, रोल्ड स्टील सीट, SHEETS, रोल्ड स्टील सीट्स और रोल्ड स्टील स्ट्रिप, रोल्ड स्टील स्ट्रिप। जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़े हैं वैसे वैसे आप लोग नोट बनाते जाइएगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं रोल्ड स्टील आई सेक्शन से, कि ये रोल्ड स्टील आई सेक्शन क्या होता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रोल्ड स्टील आई सेक्शन से और धीरे धीरे उसी तरह आगे बढ़ेंगे। रोल्ड स्टील आई सेक्शन, रोल्ड स्टील आई सेक्शन। ये कुछ इस प्रकार से होता है रोल्ड स्टील आई सेक्शन। यहाँ से कलर चूज करते हैं, मे बी ब्लू। ये आई सेक्शन का वेब हो गया, ओके। और ये हो गया मेरा फ्लेंज, सॉरी, ये हो गया मेरा फ्लेंज। रोल्ड स्टील आई सेक्शन, रोल्ड स्टील ये आई सेक्शन है। दूसरा बात करते हैं रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। तो चैनल सेक्शन, यहाँ से चैनल सेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। चैनल सेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ये आ गया मेरा चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील आई सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। और तीसरा था रोल्ड स्टील टी सेक्शन। तो यहाँ से रोल्ड स्टील टी सेक्शन को देखते हैं। ये रोल्ड स्टील मेरा टी सेक्शन हो गया। एंगल सेक्शन को देखते हैं अब। ये मिला रहता है, ये अलग अलग नहीं है। ये एंगल सेक्शन हो गया। आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन एंड एल सेक्शन। अब इसमें जो होता है, एक्चुअली में ये फ्लैट नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो है ये कुछ स्लोप पे होता है, और वो जो स्लोप होता है उसका वैल्यू
यहाँ से हम देखते हैं इस स्लोप का वैल्यू क्या होता है। जितना भी आई बीम है और चैनल है, यहाँ से ऑल स्टैंडर्ड आई बीम and channel have a slope of on the inside face of the flange of 16:2/3। तो ये स्लोप से उसको बनाते हैं। यहाँ जो स्लोप देते हैं ये फ्लैट ना रख के इतना स्लोप देते हैं फ्लैंज से 16:2/3। तो काफ़ी बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि कितना स्लोप रखते हैं। तो ये मेरा कुछ चैनल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं आई सेक्शन कितने कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ द आई सेक्शन, इसमें नंबर ए जो होगा वो है ISJB मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ये आई सेक्शन का टाइप है। नंबर बी ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। नंबर सी ISMB इंडियन स्टैंडर्ड M फॉर मीडियम बीम। नाउ डी ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। और इसका लास्ट जो है पांचवा वो है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम ISHWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। और इसको जो सेक्शन को डेजिग्नेट किया जाता है वो डेप्थ और वेट से डेजिग्नेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ISLB से इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 5/735.8 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम है और उसका जो डेप्थ है वो 500 mm है और सेल्फ वेट जो है ये है 735.8 न्यूटन पर मीटर। तो इसको इस तरह से डेजिग्नेट करते हैं आई बीम को। पे आई बीम का काम खत्म। अब देखते हैं चैनल का, कितने प्रकार का चैनल हो सकता है। यहाँ से चैनल को देखते हैं। चैनल में ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। नंबर बी ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। सी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। नाउ डी इसका जो टाइप है वो है ISSC इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, इसको कहते हैं स्पेशल चैनल। अब इसका डेजिग्नेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कोई डेजिग्नेट कर रहा है ISLC 350
380.6 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल है और चैनल का डेप्थ है 350 mm और उसका जो पर यूनिट वेट है वो है 380.6 न्यूटन पर मीटर। अब चैनल के बाद बात करते हैं टी सेक्शन के बारे में कि इंडियन स्टैंडर्ड टी सेक्शन कितने टाइप का होता है। तो यहाँ से बात करते हैं टी सेक्शन। टी सेक्शन का पहला टाइप है ISJT, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार। ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार। दूसरा जो इसका टाइप है वो है ISNT, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। ISNT इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। इसका तीसरा जो टाइप है ISHT, ये है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार। उसके बाद है ISST, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। यहाँ नाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसका स्पेशल नाम कोड में इसमें दिया गया। और इसका पांचवा टाइप है ISLT, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। और इसका भी एग्जांपल अगर देख सकते हैं डेजिग्नेशन में, ISNT 150 एट द रेट न्यूटन पर मीटर। मतलब यहाँ टी सेक्शन का जो डेप्थ है वो 150 है और यूनिट वेट जो है उसका 223.7 न्यूटन पर मीटर लेंथ है। आगे बात करते हैं एंगल सेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल सेक्शन देखते हैं। एंगल सेक्शन तो इसका सिंपल नाम है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। और इसमें दोनों एंगल आता है, बोथ द इक्वल एंड अनइक्वल लेग्ड। एंगल जो सेक्शन है दो प्रकार का हो सकता है, या तो इक्वल लेग का या तो अनइक्वल लेग का। इक्वल लेग और अनइक्वल लेग क्या है उसको देखते हैं यहाँ से। ये अगर ये एंगल सेक्शन है और इसमें मानते हैं कि ये कोई एंगल सेक्शन एक और बना लेते हैं। यहाँ से इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है और इसका भी L है, तो ये कहलाएगा इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। और इसका लेंथ अगर L है और इसका L2 है तो ये कहलाएगा इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। तो और इसको कहते हैं लेग। उसी तरह इसको भी लेग कहते हैं, इसको भी और इसको भी लेग कहते हैं स्टील की भाषा में। आगे बात करते हैं रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन। पांचवा था मेरा रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन। तो ट्यूब कुछ इस प्रकार से होता है। ट्यूब कुछ इस प्रकार से होगा, सॉरी,
मीन्स ये ट्यूब का बना होगा, मतलब इसका कुछ थिकनेस होगा और ये ट्यूबुलर सेक्शन होगा। ये फुली सर्कुलर होगा, इसमें नहीं बन पाया, लेकिन ये रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन हो गया। मैं 5वां। नंबर 6 क्या था? रोल्ड स्टील बार। अब रोल्ड स्टील बार भी 2 टाइप का हो सकता है। रोल्ड स्टील बार ये 2 प्रकार का हो सकता है। पहला इसका जो टाइप है वो है स्क्वायर बार, ये स्क्वायर बार हो गया। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है राउंड बार, ये कुछ राउंड बार हो गया। इसको डिनोट करते हैं ISSQ, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। और इसको डिनोट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, ये है इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। नंबर 7 की बात करते हैं रोल्ड स्टील फ्लैट्स के बारे में और रोल्ड स्टील प्लेट्स के बारे में। यहाँ से देखते हैं रोल्ड स्टील फ्लैट्स और रोल्ड स्टील ये है रोल्ड स्टील फ्लैट्स। रोल्ड स्टील फ्लैट्स, इसको डिनोट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट से, ISF से। और ये है रोल्ड स्टील प्लेट्स, रोल्ड स्टील प्लेट्स, इसको डिनोट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ISPL से, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट PL से। तो इसमें और इसमें क्या क्या अंतर है, रोल्ड स्टील फ्लैट में और रोल्ड स्टील प्लेट में क्या अंतर है? तो ये जो फ्लैट का है ये लेस देन इक्वल टू, इसका लेंथ लेस देन इक्वल टू 400 mm रहता है फ्लैट के केस में। और जबकि ये प्लेट के केस में इसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 900 mm तक हो सकता है, 900 से इक्वल या इससे ज़्यादा तक हो सकता है। तो ये है फ्लैट में और प्लेट में अंतर, लेंथ में मेनली अंतर रहता है। 9वां है मेरा रोल्ड स्टील सीट्स, इसको डिनोट करते हैं ISST, मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड सीट, इंडियन स्टैंडर्ड सीट। और मेरा 10वां जो था लास्ट रोल्ड स्टील स्ट्रिप, इसको डिनोट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ISST, इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप, इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप, इसको इससे डिनोट करते हैं। तो ये था टोटल का टोटल सेक्शंस की, इसमें कितने प्रकार का सेक्शन होता है। इस वीडियो का ये पार्ट 1 था, ये फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट 1 था। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ लोड जो कि स्टील स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे कि प्रत्येक स्ट्रक्चरल एलिमेंट का क्या क्या परमिसिबल स्ट्रेस है। थिकनेस की बात करेंगे कि मिनिमम थिकनेस क्या रख सकते हैं। और डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करेंगे कि जैसे कि इसमें होता था कंक्रीट स्ट्रक्चर में WSM मेथड, LSM मेथड या और भी अल्टीमेट लोड मेथड होता था। तो इसमें कौन कौन से टाइप के मेथड हैं स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और ये टोटल का टोटल डिटेल्ड वीडियो है, इतना डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।
for your time.